हेलो नमस्कार, वेलकम टू सनराइज। मैं हूं अमनदीप डिडवाल और आज मैं आपसे बात करूंगा लाइट के बारे में। तो देखो, आपने अपनी लाइफ में देखा होगा कि जैसे आप विभिन्न प्रकार की चीज़ों को देखते हैं। आपने नदियों को देखा होगा, आपने पहाड़ों को देखा होगा, आपने विभिन्न प्रकार के वृक्षों को देखा होगा, आपने पक्षियों को देखा होगा और आपने पशुओं को भी देखा होगा। तो देखो, आपने कभी ऐसा सोचा कि हमें ये चीज़ें कैसे दिखाई देती हैं? तो आप देखो, सिंपल सा इसका आंसर दोगे कि हम इन चीज़ों को, सभी चीज़ों को अपनी आँखों के द्वारा देख पाते हैं। लेकिन अगर मान लो कि रात का समय है, तो क्या तब भी आप इन सभी चीज़ों को देख पाएंगे? तो देखो, इसका जवाब है कि नहीं, कि जब रात का समय होगा तब हम इन चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। तो देखो, जब किसी जगह पे कोई लाइट वगैरह होती है या लाइट का सोर्स होता है, जैसे दिन में सन होता है या रात में अगर आपने कहीं कोई बल्ब वगैरह जलाया हुआ है, तो वहाँ आप आसपास की चीज़ों को देख पाते हैं। अगर लाइट का सोर्स नहीं होगा तो आपकी आंखें तो होंगी उस समय, लेकिन तब भी आप अपनी आसपास की चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। तो देखो, ऐसा होता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो लाइट आती है और वो हमारी आंखों में जाती है, तब हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो देखो, जो हमारी ऑब्जेक्ट होते हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। पहले मैं आपसे उन ऑब्जेक्ट के बारे में ही बात करता हूँ। तो देखो, सबसे पहले एक होते हैं हमारे लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो देखो, लुमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपने द्वारा लाइट को उत्सर्जित करते हैं, जो अपने द्वारा लाइट को एमिट करते हैं। तो हम सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि लुमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट को एमिट कर सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? इसकी एग्जांपल हो सकती है सन। सन क्या करता है? अपनी लाइट को एमिट करता है ना। और स्टार्स और बल्ब, जो भी आपने घर में बल्ब वगैरह लगाए होंगे, वो क्या करते हैं? अपनी लाइट को एमिट करते हैं। और क्या आ सकता है इसमें? कैंडल, मोमबत्ती आ सकती है इसमें। देखो, ये जो भी ऑब्जेक्ट हैं ये अपनी लाइट को एमिट करते हैं। फिर देखो, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होते हैं, उनका नाम होता है नॉन लुमिनस। तो देखो, ये वाले ऑब्जेक्ट होते हैं ये अपनी लाइट एमिट नहीं करते, यानी कि ये अपने द्वारा लाइट को पैदा नहीं कर सकते। लेकिन ये क्या करते हैं? कि ये इनके ऊपर जो लाइट पड़ती है उसको ये करते हैं रिफ्लेक्ट लाइट विच फॉल्स ऑन इट। तो देखो, जो लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं ये तो अपनी खुद की लाइट पैदा करते हैं, लेकिन जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं ये इनके ऊपर जो लाइट पड़ती है ये इसको रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे मान लो कि इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? मून, चांद, है ना। तो देखो, जो मून है वो क्या करता है? जो चंदा मामा ये क्या करते हैं? ये सन है हमारा, और जो सन से लाइट आती है इनके ऊपर, ये देखो लाइट आ रही है सन से मून की तरफ। तो देखो, जब ये लाइट मून के ऊपर पड़ेगी तो ये मून क्या करेगा? इस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा हमारी तरफ, या इस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। और देखो, जहाँ पे हम नीचे खड़े हैं जैसे, तो देखो ये हमारी आइज़ है, तब हम मून को देख पाते हैं। तो देखो, हम चीज़ों को कैसे देख पाते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि जो ऑब्जेक्ट लाइट को एमिट करते हैं हम उनको देख पाते हैं, क्योंकि उनके द्वारा जो लाइट एमिट की जाती है वो सीधी हमारी आंखों में चली जाती है। सेकंड बात आती है कि कुछ ऑब्जेक्ट हैं वो नॉन लुमिनस होते हैं, वो अपनी लाइट एमिट नहीं करते, अपनी वो खुद की लाइट पैदा नहीं करते, लेकिन वो लुमिनस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो लाइट आती है वो उसको क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट, यानी कि क्या करते हैं? उसको करते हैं रिफ्लेक्ट। देखो, रिफ्लेक्ट करना कुछ नहीं है, वो ऐसा करते हैं कि जब उन पे जो लाइट पड़ती है वो उसकी दिशा को चेंज कर देते हैं, जो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ कि रिफ्लेक्शन आखिरकार होती क्या है। तो देखो, अगर सिंपली मैं बोलूँ तो रिफ्लेक्शन क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। तो आप इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो कि मेरे पास एक गेंद है और मैं उस गेंद को अगर दीवार पे फेंकूंगा तो वो क्या, गेंद वापस आती है, वो दीवार पे जाएगी, टकराएगी, ठप्पा खाएगी और वो वापस आएगी। तो देखो, वैसे ही लाइट जब किसी सरफेस पे टकराती है, जैसे मान लो कि ये एक सरफेस है, आप इसको ऐसा मान लो कि ये एक मिरर है हमारे पास,
एक मिरर है हमारे पास जो हमारे घर वगैरह में होता है, इसको प्लेन मिरर बोलते हैं, जिसमें जब आप स्कूल वगैरह जाते हैं तो आप अपना चेहरा देखते हैं, अपनी ड्रेस देखते हैं कि आप कैसे लग रहे हैं। ये मान लो कि एक प्लेन मिरर है। तो जब प्लेन मिरर पे लाइट पड़ती है, मान लो कि ये एक लाइट की रे आ रही है, देखो जो लाइट की एक सिंगल रे होती है उसको हम रे बोलते हैं। अगर बड़ी ज़्यादा रे इकट्ठी हो रही हो तो उसको हम बीम बोल देते हैं। तो यहाँ पे मान के चलो कि लाइट की एक रे आ रही है और जब ये एक मिरर से टकरा रही है, तो ये मिरर से टकरा के जिस तरह से गेंद दीवार से टकरा के वापस चली जाती है, वैसे ही जब लाइट किसी स्मूथ सरफेस पे या किसी शाइनी सरफेस पे पड़ती है तो वो टकरा के वापस चली जाती है। तो देखो इसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो देखो अगर मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में बोलूं तो हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं कि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट द्वारा एमिट की जाती है और वो सीधी हमारी आंखों में जाती है, हम तब उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। एग्जाम्पल इसकी है सन। और दूसरे ऑब्जेक्ट होते हैं जो नॉन लुमिनस होते हैं, वो जो अपनी लाइट खुद की लाइट पैदा नहीं करते, लेकिन वो क्या करते हैं, जो उनके ऊपर लाइट पड़ती है उसको वो रिफ्लेक्ट करते हैं हमारी तरफ। और जब उन ऑब्जेक्ट्स से रिफ्लेक्ट होकर लाइट हमारी आंखों में पड़ती है तो हम उन ऑब्जेक्ट को भी देख पाते हैं। इसकी एग्जांपल है हमारा चांद या मून। फिर हमने बात की कि रिफ्लेक्शन क्या है। तो देखो रिफ्लेक्शन सिंपल यही है कि जिस तरह से दीवार से टकरा के किसी गेंद की डायरेक्शन बदल जाती है जब वो वापस आती है ठप्पा खा के, उसी तरह जब लाइट भी किसी स्मूथ या शाइनी सरफेस या मिरर से टकराती है तो वो भी मतलब टकरा के वापस चली जाती है। तो इसी को बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखो जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम रिफ्लेक्शन की वजह से ही देख पाते हैं। फिर हम आगे बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। उससे पहले करते हैं बोर्ड को साफ। फिर हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो आप ऐसा मान के चलो कि ये हमारे पास एक मिरर है, जो हमारे घर में मिरर होता है जिसमें हम अपना चेहरा वगैरह देखते हैं, ये वो वाला मिरर है। और देखो आपने कभी ऐसा देखा होगा कि जब मिरर टूट वगैरह जाता है तो आपने देखा होगा कि जो मिरर की पिछली वाली साइड होती है वो पेंटेड होती है। आपने अगर देखा होगा तो कई बार पीछे ऑरेंज या रेड कलर का पेंट वगैरह होता है। और ये मिरर की वो वाली साइड है जो ऊपर वाली जिसकी तरफ हम ऐसे देखते हैं। तो मान लो कि ये मेरे पास एक मिरर है और ये लाइट की एक रे आ रही है, ये लाइट की एक रे आ रही है जो इससे टकराएगी अब। और देखो ये यहाँ पे से आके टकरा गई और देखो जब ये इससे आके यहाँ पे टकराएगी तो ये ऐसे वापस चली जाएगी। तो देखो यहाँ पे क्या थी, एयर थी। तो देखो ये लाइट की रे आ रही है तो इसको हमें इस तरह से एरो से डिनोट करेंगे कि ये लाइट की एक रे आ रही है और ये मतलब मिरर से इस पॉइंट पे टकरा रही है। इस पॉइंट को आप ओ मान लो और फिर देखो ये वापस मतलब एयर से आ रही थी और एयर में ही वापस जा रही है। तो देखो इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर देखो जो जिस पॉइंट पे ये वाली रे टकराई थी, सबसे पहले देखो जो रे आती है मिरर की तरफ जो टकराती है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और ये वाली रे जो मिरर से टकरा के वापस जाती है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। फिर देखो ये जो हमारा मिरर था, जिस पॉइंट पे ये जो इंसिडेंट वाली रे टकराई थी उस पॉइंट पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं, परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं। और इस परपेंडिकुलर लाइन को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। इस परपेंडिकुलर लाइन को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो देखो ये मिरर से क्या होती है, जिस पॉइंट पे जो इंसिडेंट रे है वो टकराई होती है, हमें उसी पॉइंट पे इसको बिल्कुल मिरर के परपेंडिकुलर बनाते हैं, बिल्कुल 90 डिग्री पे बनाते हैं और इसको बोलते हैं नॉर्मल। फिर देखो जो नॉर्मल है हमारा और ये वाली जो इंसिडेंट रे है, इन दोनों के बीच का कुछ एंगल बनाए और इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
तो देखो जो हमारा इंसिडेंट एंगल होता है, जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है, और जो रिफ्लेक्टर रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है, ये हमेशा इक्वल होते हैं। यानी कि अगर मान लो कि यहाँ पे अगर इंसिडेंट रे के बीच का और नॉर्मल के बीच का अगर एंगल 60 डिग्री है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्टर रे और नॉर्मल के बीच का एंगल भी 60 डिग्री ही होगा। अगर मान लो कि ये एंगल 50 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 50 डिग्री ही होगा। तो देखो हमेशा ऐसा होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, यानी कि जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है, और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल होता है, वो हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यानी कि मैं सिंपली ऐसा बोल सकता हूँ कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो देखो जो हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का जो फर्स्ट लॉ है, ये यही है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। फिर देखो हम इसके सेकंड लॉ की बात करते हैं। तो देखो सेकंड लॉ इसी मतलब कुछ खास नहीं है उसमें भी। उसमें ऐसा है कि जो इंसिडेंट रे है, जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ऑल लाई इन सेम प्लेन। तो देखो जो इंसिडेंट रे, ये वाली इंसिडेंट रे, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये वाला नॉर्मल, ये हमेशा एक ही प्लेन में लाई करते हैं। देखो जैसे मैं यहाँ पे इनको ब्लैक बोर्ड के वाइट बोर्ड के ऊपर इनको जैसे मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, तो इनको मैं किसी कागज़ की शीट के ऊपर भी ड्रॉ कर सकता हूँ। देखो इसको आप ऐसे समझो, जैसे ये मेरा हाथ है ना, तो मान लो कि अगर इंसिडेंट रे इस तरफ से आ रही है, अगर मान लो कि इंसिडेंट रे इस तरफ से आ रही है, यहाँ मैं ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करूँगा और रिफ्लेक्टेड रे इस तरफ हो जाएगी, यानी कि ये मेरे हाथ पे ही रहेंगी तीनों। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे ऐसी आ रही है और मैंने नॉर्मल को ऐसे ड्रॉ किया और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो ऊपर को चली गई, ऐसा नहीं होगा। वो मतलब एक प्लेन में लाई करेंगे। अगर मेरे हाथ पे इन तीनों को अगर मैं बनाऊँ तो ये मेरे हाथ के इसी प्लेन पे लाई करेंगे। अगर मैं इस प्लेन पे बनाऊँ तो वो तीनों इसी प्लेन पे लाई करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे तो प्लेन पे लाई कर रही है, हाथ पे ऐसे बनाई जा रही है, नॉर्मल भी ऐसी है लेकिन रिफ्लेक्टेड बाहर निकल के चली गई, ऐसा नहीं होता। तो देखो ये तीनों मतलब एक ही प्लेन में लाई करती हैं। तो देखो ये था हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये लाइज करते हैं सेम प्लेन में। फिर हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो जो हमारी रिफ्लेक्शन होती है वो टू टाइप्स की होती है। एक हमारे पास होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होती है हमारे पास डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो देखो फिर से मान के चलो कि मान लो कि मेरे पास एक ये यहाँ पे एक मिरर है, एक मेरे पास बड़ी स्मूथ सा सरफेस है, जहाँ शाइनी सरफेस है, जहाँ इसको मैंने पॉलिश किया हुआ है, तो इसको हम मिरर ही मान लेते हैं, इसको हम प्लेन मिरर ही मान लेते हैं। तो देखो मान लो कि बड़ी ज़्यादा इंसिडेंट रेज आ रही हैं, है ना, ये बड़ी ज़्यादा इंसिडेंट रे आ रही है। मान लो कि यहाँ पे 2 इंसिडेंट रे आ रही हैं और ये देखो टकराने के बाद, मिरर से टकराने के बाद वापस चली जाती हैं, यानी कि रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो देखो एक नॉर्मल तो ये बनेगा क्योंकि यहाँ पे टकराई थी इंसिडेंट रे, और एक नॉर्मल यहाँ पे बनेगा। तो देखो जो आपकी रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है, इसमें क्या होगा कि देखो अगर मान लो कि 2 इंसिडेंट रे एक दूसरे के पैरेलल आ रही थी। देखो पैरेलल होता है कि ऐसे एक दूसरे के, जैसे जो ट्रेन की पटरी होती है आप उसको वैसे समझ सकते हैं। जहाँ आप अगर बोलें कि पैरेलल क्या होता है, तो जैसे मान लो कि एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो ये मतलब हम बोलते हैं कि ये पैरेलल है, एक दूसरे के साथ समानांतर है या पैरेलल है। तो देखो अगर मान लो कि 2 इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही हैं एक दूसरे से, तो जब ये मिरर से टकराएंगी तो टकराने के बाद जब ये रिफ्लेक्ट होंगी तो तब भी ये एक दूसरे के साथ पैरेलल ही रहेंगी। तो इस तरह की जो रिफ्लेक्शन होती है इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। फिर बात करते हैं कि डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन या
इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है। तो देखो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि एक हमारे पास एक रफ सरफेस है, देखो यहाँ पे क्या था, एक स्मूथ सरफेस, और यहाँ पे अब हमारे पास एक रफ सरफेस है। तो देखो अब अगर मान लो कि दो इंसिडेंट रे इस पे आ रही हैं, इस रफ सरफेस पे आ रही हैं, ये भी देखो एक दूसरे के पैरेलल ही आ रही हैं, लेकिन देखो जब ये इससे टकराई, जब ये इससे टकराई तो देखो कोई इंसिडेंट रे ऐसे चली गई, कोई रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चली गई, और मान लो कि एक और रे इंसिडेंट आ रही थी, वो भी पैरेलल ही थी इंसिडेंट रे के, तो देखो ये मान लो कि ऐसे चली गई। तो देखो ऐसा होता है कि जो आपकी रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है, इसमें क्या होता है कि जो इंसिडेंट रे पैरेलल आती हैं वो मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन टकराने के बाद भी क्या, जब वो रिफ्लेक्ट होकर जाती हैं तब भी वो एक दूसरे के पैरेलल ही रहती हैं। लेकिन जो रफ सरफेस होता है, तो आपको मैंने जैसे फ्रिक्शन में बताया था कि जो रफ सरफेस होता है उसमें बड़ी ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि देखो ये रेस तो पैरेलल ही आई थी एक दूसरे से, ये सभी पैरेलल इंसिडेंट रे थी, लेकिन देखो जब ये इन्होंने यहाँ पे रिफ्लेक्शन फेस की तो उसके बाद ये डिफरेंट डायरेक्शन में चली गई। ऐसा नहीं हुआ कि ये मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर एक दूसरे के पैरेलल चली गई। तो देखो जहाँ भी जो आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो वैलिड है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फेल हो गए हैं, या जहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर नहीं है। देखो नहीं है, ऐसा नहीं है, यहाँ भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पूरी तरह से वैलिड है और यहाँ भी वैलिड है। लेकिन देखो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं इनकी जो डायरेक्शन चेंज हो रही है वो जो सरफेस की इरेगुलरिटीज़ हैं उनकी वजह से हो रही हैं। आप देखो इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो कि एक मेरे पास ऐसा सरफेस है ना, तो देखो ये इंसिडेंट रे आई ना, है ना, ये अगर इंसिडेंट रे है तो इस इंसिडेंट रे के लिए नॉर्मल ये है ना, नॉर्मल ये है इसके लिए। तो अगर इसके लिए नॉर्मल ये होगा, मान लो कि इस इंसिडेंट रे के लिए नॉर्मल मान लो कि ऐसे है, ठीक है, तो देखो ये ऐसे जाएगी फिर, है ना। यहाँ भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होंगे, यहाँ भी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर ही होगा। लेकिन मान लो कि एक रे यहाँ पे आ रही है, ऐसे ऐसे टकरा रही है, तो उसके लिए तो ये अब सरफेस हो गया ना, तो जब ये यहाँ से टकराए तो इसके लिए जो नॉर्मल बनेगा वो अलग बनेगा। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो सरफेस है सबके लिए वही अलग अलग बनता है, इस वजह से जो फिर रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो भी अलग अलग डायरेक्शन में जाती हैं। तो देखो फिर जैसे हम जो आपका मिरर होता है, जो आपका घर का आईना होता है, उसमें आप जो अपनी इमेज है वो आप रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से ही देख पाते हैं, क्योंकि रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से ही हम आईने में अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं, जो अपनी इमेज देख पाते हैं। लेकिन जैसे जो हमारी घर की दीवारें वगैरह होती हैं उनके केस में अब आपको पता है जो दीवारें होती हैं वो रफ होती हैं, तो उनके ऊपर होती है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, और जो रेज होती हैं रिफ्लेक्टेड वो अलग अलग डायरेक्शन में जाती हैं, और इसी वजह से हम दीवारों पे अपना दीवारों के अंदर हम अपनी इमेज नहीं देख पाते। फिर हम आगे बात करते हैं। फिर देखो जो आपके घर के आईने हैं जहाँ जो भी आपके घर के मिरर हैं जिसको हम प्लेन मिरर बोलते हैं, तो देखो उसमें हमारी इमेज कैसे बनती है। इमेज फॉर्मड इन प्लेन मिरर। तो देखो मान के चलो कि आपके पास ये एक आईना है, ये इसकी बैक साइड है और ये मिरर की फ्रंट वाली साइड है, ये एक प्लेन मिरर है। तो देखो मान लो कि यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है, या मान लो कि यहाँ पे कोई इंसान ही खड़ा है, तो देखो होगा क्या। अब देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ये तो नॉन लुमिनस है, लेकिन जब किसी ऑब्जेक्ट से रेज इसके ऊपर पड़ेंगी, तो जब इसके ऊपर रेज पड़ेंगी और इससे होके वो रे क्या करेंगी, वो इस डायरेक्शन में जाएंगी, जैसे मान लो कि इस डायरेक्शन में जाएंगी। सॉरी मैं इसको दोबारा बनाता हूँ। तो देखो ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट से रेज ऐसे जा रही हैं मिरर की तरफ।
और देखो ये मिरर से टकराने के बाद ऐसे जा रही हैं। तो देखो होता क्या है, देखो ये इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से होके निकली ना, जो रेज ऑब्जेक्ट से होके निकली, ये इंसिडेंट हुई मिरर पे जाके, यानी कि ये मिरर से टकराई, और मिरर से टकराने के बाद ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, है ना। तो यहाँ पे मान लो कि हम खड़े हैं, ये हमारी आँख है मान लो कि, तो हमें इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस आईने में दिखेगी या इस मिरर में दिखेगी। लेकिन देखो इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट की वहाँ पे बनती है जहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो आपस में मीट करती हैं, जहाँ पे वो रिफ्लेक्टेड रे आपस में मीट करती हैं। लेकिन देखो ये रिफ्लेक्टेड रे तो ऐसे चली गई और ये रिफ्लेक्टेड रे तो ऐसे चली गई, है ना, तो ये तो कभी आपस में मीट करेंगी नहीं, है ना। तो देखो जब ये आगे की तरफ जाएंगी, इस तरफ जाएंगी, तब तो ये कहीं मीट नहीं करेंगी। लेकिन जब हमने इनको पीछे ऐसे रिट्रेस किया, तब ये पीछे जाके कहीं पे मीट कर गई, यानी कि ये कहीं मिरर के अंदर जाके मीट कर गई। देखो एक्चुअल में तो वो मीट नहीं गई, लेकिन हमारी आंखों को ऐसे लगा कि ये रेज कहीं ना कहीं पीछे जाके मीट कर रही होंगी। और देखो जहाँ पे ये रेज मीट करती हैं आपस में, वहीं पे इमेज बनती है। तो इसी वजह से हमें इस ऑब्जेक्ट की इमेज जहाँ पे दिखाई देगी। देखो हमारी आंखें बहुत भोली होती हैं, इनको ऐसा लगता है कि ये रेज आ रही हैं और हमें एक इमेज दिख रही है इस ऑब्जेक्ट के पीछे, तो इनको लगता है कि ये रेज यहाँ पे तो मीट करने से रही, यहाँ तो ये कभी मिलेंगी नहीं बाहर जाके। तो आंखें सोचती हैं कि ये रेज कहीं पीछे मिल रही होंगी। तो जब इनको हम पीछे रिट्रेस करते हैं तो जहाँ पे ये मिलती हुई दिखाई देती हैं, जहाँ मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहीं पे इमेज बनती है। देखो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है, यानी कि जो इमेज बनती है वो मिरर के अंदर बनती है। फिर देखो बात आती है कि जो प्लेन मिरर के द्वारा इमेज बनती है वो किस तरह की बनती है। तो देखो एक बात तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि जो प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है वो इरेक्ट बनती है। अगर आप अपने घर के आईने में खुद को देखते हैं तो ऐसा तो नहीं ना होता कि आपके पैर ऊपर होते हैं और आपका सर नीचे होता है, ऐसा तो नहीं ना होता। तो जो आपकी इमेज बनती है वो सीधी बनती है, यानी कि इरेक्ट बनती है। दूसरी बात आती है, जो आपकी इमेज बनती है, जितनी दूर आप आईने से खड़े होंगे, जहाँ जितनी दूर आप मिरर से खड़े होंगे, उतनी ही दूर आपकी इमेज, उतनी ही अंदर आपकी इमेज मिरर में बनती है। इमेज फॉर्म एट सेम डिस्टेंस। देखो इसका बोलने का मतलब ऐसा है कि मान लो कि ये एक मिरर है आपके पास और ये आप यहाँ पे खड़े हैं, मिरर के सामने खड़े हैं और आप मिरर से 15 सेंटीमीटर दूर खड़े हैं। तो जो आपकी इमेज बनेगी मिरर के अंदर, ये भी 15 सेंटीमीटर दूर ही बनेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दो बातें समझ आई। एक तो देखो इमेज बनेगी सीधी, और दूसरी जो इमेज बनेगी आपकी वो बनेगी जितनी दूर आप मिरर से खड़े हैं उतनी ही दूर मिरर के अंदर आपकी इमेज बनेगी। फिर देखो जो मिरर के अंदर जो इमेज बनती है वो बनती है वर्चुअल। देखो वर्चुअल का मतलब होता है जो, जिसको हम नकली बोल सकते हैं। देखो जो हमारा एक मिरर होता है हमारे पास, कॉनकेव मिरर, जब लाइट की रेज इसके ऊपर पड़ती हैं, देखो जब लाइट की रे इस मिरर के ऊपर पड़ती हैं तो जब ये रिफ्लेक्ट होकर देखो ऐसे आती हैं वापस, तो देखो यहाँ पे इमेज बनी। तो देखो यहाँ पे रेज क्या हुई, जब ये आई ऐसे, ये देखो इंसिडेंट रेज आई और जब ये मिरर से टकराई, तो टकराने के बाद ये एक्चुअल में मीट की इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे इमेज बनेगी। तो अगर यहाँ पे मैं कोई स्क्रीन वगैरह रख दूँ, जब मैं कोई पर्दा वगैरह रख दूँ, तो क्या मुझे उस पर इमेज नहीं मिल जाएगी। लेकिन देखो मिरर के केस में आप मिरर के अंदर कहाँ पर्दा रखोगे, है ना, कैसे स्क्रीन पे उतारोगे इस इमेज को। तो देखो इस वजह से जो इमेज बनती है ये एक वर्चुअल इमेज होती है, यानी कि एक वर्चुअल इमेज होती है। लेकिन ये जो कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है, जिसको हम स्क्रीन पे या पर्दे पे उतार सकते हैं, उसको हम रियल इमेज बोलते हैं, रियल इमेज। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जहाँ तक बात समझ आई होगी।
फिर हम आगे बात करते हैं कि नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो देखो, अगर हम जैसे मान लो कि मेरे पास एक मिरर है, यहाँ पे ये एक प्लेन मिरर है और मैंने यहाँ पे एक प्लेन मिरर रख दिया, यानी कि मैंने इन दोनों मिरर को एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पे रख दिया। और मान लो कि जहाँ पे मैंने किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो देखो आपने देखा होगा कि कई बार जैसे जहाँ पे बहुत सारे मिरर लगे होते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पे आपको अपनी बड़ी ज़्यादा इमेजेस दिखाई देती हैं। तो देखो होता क्या है, आप सिंपली इसको ऐसे समझो कि अगर मान लो कि जहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, तो हमें अगर पता करना है कि इन दोनों मिरर के अंदर इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस बनेंगी, तो आप सीधा फॉर्मूला यूज़ करेंगे 360/θ-1। तो देखो यहाँ पे जो थीटा है वो कितना है, दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे हमने 90 रखा और देखो 9 चौके 36, तो देखो ये कट जाएगा, तो देखो 4 - 1 तो ये बनेगा 3। तो देखो जो अगर हमने दो मिरर रखे हैं, दो प्लेन मिरर लिए हैं और हमने उनको एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे रखा है और हमने एक ऑब्जेक्ट को उनके ऐसे बीच में रखा है, तो उस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस बनेंगी या कितने प्रतिबिंब बनेंगे मिरर के अंदर, वो बनेंगे 3। तो देखो आप डिफरेंट एंगल आप यहाँ पे 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री लेके भी चेक कर सकते हैं कि अगर मिरर को हमने 60 डिग्री पे रखा हो या 120 डिग्री पे रखा हो तो कितनी इमेजेस बनेंगी, वो आप इस फॉर्मूले से चेक कर सकते हैं। फिर हम आगे बात करते हैं। फिर हम आगे बात करेंगे कि क्या किसी जो एक बार जो लाइट रिफ्लेक्ट हो चुकी है, क्या हम उसको दोबारा रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। कैन रिफ्लेक्टेड लाइट रिफ्लेक्टेड अगेन। तो देखो आपने ऐसा देखा होगा कि मान लो कि ये मेरे पास एक मिरर है और ये मेरे पास एक दूसरा मिरर है और ये आप बीच में बैठे हुए हैं। तो देखो मान लो कि आप हेयर ड्रेसर की शॉप में गए हुए हैं, हेयर ड्रेसर, आपने अपने बाल वगैरह कटवाने हैं या जो भी आपने करना है, तो आप मान लो कि इस तरफ आपका फेस है, जो आपका फेस है वो इस तरफ है ना। लेकिन देखो आपने अगर चेक करना हो कि आपके जो पीछे के बाल हैं वो भी सही कटे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक पीछे भी आपने देखा होगा एक मिरर लगा होता है। तो देखो इसमें होता क्या है कि आपके जो पीछे वाले जो हेयर हैं उनसे होके लाइट आएगी इस वाले मिरर के ऊपर, इस वाले मिरर के ऊपर आएगी और यहाँ से क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये जाएगी सामने वाले मिरर पे। और फिर देखो यहाँ से ये दोबारा से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक जाएगी, तब देखो आपको पता चल जाएगा कि आपके पीछे के बाल कैसे कट रहे हैं, या मतलब वो अच्छे से कटे या नहीं कटे। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम दो ही कंडीशन में किसी चीज़ को देख पाते हैं। एक पहली कंडीशन तो ये है कि अगर कोई लुमिनस ऑब्जेक्ट है जो अपनी लाइट खुद पैदा करता है, जो उसके द्वारा जो लाइट प्रोड्यूस की गई है वो सीधी हमारी आंखों में चली गई, तब हम उसको देख पाते हैं। एक कंडीशन तो ये थी। लेकिन फिर देखो बात आती है कि सभी ऑब्जेक्ट तो ऐसे हैं नहीं कि जो लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। तो जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो लुमिनस ऑब्जेक्ट के द्वारा उनके ऊपर लाइट पड़ती है वो उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, इस वजह से हम उनको देख पाते हैं। तो देखो यहाँ पे भी क्या हुआ कि जो रेज ऑफ लाइट यहाँ से निकली थी, पीछे वाले जो हमारा सर का जो हिस्सा था यहाँ से निकली थी, ये इस मिरर से टकराई है ना। और फिर देखो यहाँ से इसने एक रिफ्लेक्शन फेस की और वो अगले वाले मिरर से जाके टकराई, और यहाँ से फिर वो उसने रिफ्लेक्शन फेस की और फिर वो हमारी सीधी आंखों में चली गई। तो देखो जो रेज जहाँ से निकली थी हमारे पीछे वाले हेयर से, वो हमारी आंखों तक चली गई। इसी वजह से हम फिर अपने जो पीछे वाले हेयर हैं उनको देख पाए कि वो अच्छे से कटे हैं या नहीं कटे हैं। तो देखो जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो ऐसा नहीं है कि हम एक बार ही उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। जो रिफ्लेक्टिव वो एक बार लाइट हो चुकी है उसको हम दोबारा भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। फिर हम आगे बात करते हैं।
फिर देखो हम पेरिस्कोप के बारे में बात करेंगे। पेरिस्कोप, तो देखो आप ऐसे समझो कि पेरिस्कोप एक तरह का डिवाइस है, और जैसे मान लो कि मेरे सामने क्या एक बड़ी सी दीवार है, मेरे सामने एक बड़ी सी दीवार है और मेरी हाइट है छोटी। दीवार के उस पार मान लो कि हो सकता है कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं और मैं उनको देखना चाहता हूँ, लेकिन मेरी हाइट है छोटी और इस वजह से मैं उनको देख नहीं पा रहा हूँ। तो देखो वहाँ पे मैं यूज़ करूँगा पेरिस्कोप का। तो देखो पेरिस्कोप क्या करेगा, देखो पेरिस्कोप इस तरह से डिवाइस होता है, एक इस तरह से इसकी शेप होती है। तो देखो होता क्या है, मान लो कि यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, ये यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, और इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक मिरर लगा होता है इस तरह से, ये एक मिरर है, और यहाँ पे भी क्या होता है, एक मिरर लगा होता है। तो देखो होता क्या है कि जो लाइट इन बच्चों से निकली ना, जैसे जो लाइट इन बच्चों से तो नहीं निकली, मतलब इन बच्चों से रिफ्लेक्ट होके, जो मान लो कि इनके ऊपर तो सन था ना, तो सन से इनको लाइट मिली, फिर वो लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, कहाँ चली गई, इस मिरर की तरफ चली गई, है ना। फिर क्या हुआ, ये लाइट इस मिरर ने भी रिफ्लेक्ट की और वो नीचे वाले मिरर पे ऊपर पड़ गई, और यहाँ से मान लो कि मैं देख रहा हूँ, जहाँ पे मेरी आँख वगैरह है, तो इस मिरर ने भी इस लाइट को क्या किया, रिफ्लेक्ट किया, और यहाँ पे मैं देखो मेरी आइज़ हैं, तो मैं इन बच्चों को देख पाया खेलते हुए। तो देखो मैंने क्या किया कि इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके मैं मतलब बच्चों को देख पाया खेलते हुए, और मैं यहाँ से मतलब इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके उनको देख लूँगा। तो देखो हो क्या रहा है, ये किस पे बेस्ड है, ये इस पे बेस्ड है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसको हम दोबारा से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। देखो बच्चों के ऊपर से जो लाइट आ रही थी वो पड़ी इस वाले मिरर पे, इस मिरर ने इस लाइट को रिफ्लेक्ट किया और वो इस वाले मिरर पे पड़ी, और इस मिरर ने इस लाइट को रिफ्लेक्ट किया और वो मेरी सीधी आंखों में चली गई। तो मैं इन बच्चों को खेलते हुए फिर बड़े आराम से देख पाया। और देखो ये जो मिरर हैं ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी कि ये एक तरह इस तरह से हैं, है ना, एक दूसरे के पैरेलल, जैसे ट्रेन की पटरी होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आई होगी। फिर हम आगे बात करते हैं। अब हम एक और डिवाइस की बात करेंगे जिसका नाम है कैलिडियोस्कोप। तो देखो इसको आप एक तरह से खिलौना भी बोल सकते हैं। तो देखो कैलिडियोस्कोप में क्या होता है कि आपके पास 3 प्लेन मिरर की स्ट्रिप्स होती हैं, कुछ उनकी लंबाई होती है। उसको आप ऐसे समझो पहले, जैसे मान लो कि ये 60 डिग्री पे मतलब मैंने क्या किया, देखो मैंने क्या किया, मैंने प्लेन मिरर की 3 पट्टियाँ ली, मैंने प्लेन मिरर की 3 स्ट्रिप्स ली या 3 पट्टियाँ ली। मैंने उनको क्या किया, 60 डिग्री के एंगल पे ऐसे उनको जोड़ा, इस तरह से उनको जोड़ा, है ना, 3 पट्टियों का यूज़ करके। फिर मैंने क्या किया, ये वाला जो मैंने 3 पट्टियाँ जोड़ी, इनको मैंने एक ऐसे बॉक्स, एक डब्बे में लिया, ऐसे इस तरह का एक डब्बा था, इसमें मैंने इनको लिया, एक कंटेनर था। तो मैंने इस बॉक्स को इसमें ऐसे डाल दिया, इसमें मैंने इसको ऐसे डाल दिया, इसको मैंने ऐसे डाल दिया। फिर देखो होगा क्या यहाँ पे कि जहाँ से मैंने एक छोटा सा होल कर दिया, यहाँ पे मान लो कि मैंने एक कार्डबोर्ड रखा और यहाँ से मैंने इसको यहाँ से एक छोटा सा होल कर दिया, और यहाँ से देखो मैं इसको यहाँ से देखूँगा। और देखो मैंने इस तरफ क्या किया, जो मेरी कंटेनर की नीचे वाली साइड थी, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने पहले तो एक इस वाली साइड को एक ट्रांसपेरेंट ग्लास से बंद किया, और मैंने फिर ट्रांसपेरेंट ग्लास यहाँ पे लगा लिया, और उसके थोड़ी बार मैंने क्या किया, एक मैंने ग्राउंड ग्लास लगाया, ग्राउंड ग्लास। तो देखो जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है इसमें से हम चीज़ों को आर पार देख सकते हैं, यानी कि इसको हम पारदर्शी बोल सकते हैं। और जो ग्राउंड ग्लास होता है इसमें जो लाइट होती है
वो पूरी तरह से पास नहीं करती, लेकिन जो हाफ ऑफ लाइट होता है, या आप ऐसा बोल सकते हो कि लाइट आधी पास करती है और आधी पास नहीं करती। तो देखो यहाँ पे जो मेरे पास एक गिलास था और यहाँ पे मेरे पास एक गिलास था, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ कलर्ड पेपर डाल दिए, फिर देखो इस तरफ से आई लाइट, यानी कि इस तरफ है लाइट का सोर्स। तो जब ये लाइट अंदर गई तो ये पड़ी इन कलर्ड, जो मैंने रंग बिरंगे यहाँ पे पेपर के पीसेस डाले हुए, ये लाइट इनके ऊपर पड़ी, और इनके ऊपर पड़ने के बाद जो मैंने ये वाले गिलास थे, मतलब गिलास की जो 3 पट्टियाँ थी, ये इनके ऊपर पड़ी। तो देखो जैसे आपने देखा कि जब मैं 2 मिरर को 90 डिग्री पे रखता था, जब मैं उनको 60 डिग्री पे रखता था, तो जो एक ही ऑब्जेक्ट है उसकी बहुत सारी इमेजेस दिखाई देती थी। तो देखो वैसे यहाँ पे क्या होगा कि ये वाले जो मैंने यहाँ पे कलर्ड पेपर डाले हुए हैं, जब लाइट इनके ऊपर पड़ेगी और यहाँ इनके ऊपर से होके जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी, तो वो जो अंदर ग्लासेस हैं इनके ऊपर पड़ेगी, और वहाँ पे क्या होगा, फिर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगी, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगी, क्योंकि जो जहाँ इन कलर्ड पेपर से जो लाइट अंदर की तरफ गई है, वो अंदर तो देखो ग्लास है, तीनों तरफ ग्लास है, तो वो अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शन फेस करेगी। और जहाँ से देखो हम देख लेंगे ऊपर से, जो हमें एक छोटा सा शेड रखा होगा, तो देखो हमें क्या होगा, हमें डिफरेंट डिज़ाइन अंदर दिखाई देंगे, हमें क्या होगा, अंदर विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन बनते हुए दिखाई देंगे। और देखो जो डिज़ाइन एक बार यहाँ पे इसके अंदर बनेगा, वो दोबारा से नहीं बनता, यानी कि जो एक बार डिज़ाइन बन गया वो दोबारा से नहीं बनेगा। तो देखो जो डिज़ाइनर वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कैलिडोस्कोप का यूज़ करते हैं विभिन्न प्रकार के डिज़ाइनों की कल्पना करने के लिए, है ना। देखो अभी इतना माइंड तो किसी के पास नहीं ना कि वो रोज़ नए नए डिज़ाइन बनाए, तो कैलिडोस्कोप की मदद से जो डिज़ाइनर होते हैं वो भी मतलब नए नए डिज़ाइन बना सकते हैं। आगे हम बात करते हैं अब हम आगे बात करेंगे सनलाइट, वाइट और कलर्ड। ये देखो जो हमारी सनलाइट होती है वो वाइट कलर की होती है, या फिर वो विभिन्न प्रकार के रंगों से बनी होती है। तो देखो अगर मान लो कि मेरे पास एक प्रिज्म है, देखो ये प्रिज्म आपने शायद स्कूल वगैरह में देखा होगा। तो देखो ये बीच जैसा खोखला नहीं होता है, ये बीच से भी मतलब ये ग्लास का बना होता है। तो मान लो कि यहाँ से सनलाइट आ रही है, ये सनलाइट आ रही है और ये वाइट लाइट है, ये वाइट लाइट है। तो देखो जब ये प्रिज्म के अंदर से जाएगी तो ये मतलब 7 कलर्स में, ये 7 कलर्स में बिखर जाएगी, और इसको हम बोलते हैं विबग्योर। देखो बी का मतलब वॉयलेट, आई का मतलब इंडिको, बी का मतलब ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो देखो होता क्या है कि जब जो सनलाइट होती है वो किसी प्रिज्म वगैरह से पास करती है, तो वो मतलब 7 रंगों में बिखर जाती है। तो देखो जो सनलाइट की जो स्प्लिटिंग होती है 7 कलर में, इसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो देखो जो आपका रेनबो वगैरह होता है, जो आपका रेनबो भी आपको डिस्पर्शन ऑफ लाइट की वजह से ही देखने को मिलता है। फिर देखो बात आती है कि ये अपने डिफरेंट कलर्स में मतलब अलग अलग क्यों हो गई। तो देखो जब ये लाइट पहले तो देखो ये वैक्यूम से आ रही थी और फिर ये एयर से आ रही थी, है ना। तो मतलब ये वाइट कलर की थी उस समय, ये सभी रंग एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स थे, मतलब ऐसा आप पहचान नहीं सकते थे कि कोई मतलब ग्रीन कलर है बीच में या कोई येलो कलर है। लेकिन देखो जैसे ही इसने प्रिज्म से पास करना शुरू किया, ग्लास से पास करना शुरू किया, तो देखो ग्लास ने क्या किया, जो 7 कलर थे इस वाइट लाइट के, उनको क्या किया इस ग्लास ने, उनको स्प्लिट कर दिया या उनको अलग अलग कर दिया। तो इसी को हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। देखो ये अलग अलग क्यों हो गए, क्योंकि देखो जो स्पीड होती है ना डिफरेंट कलर्स की, वो प्रिज्म के अंदर अलग अलग होती है सबकी। आप देखो सिंपली अब ये इतने समझो
कि जब प्रिज्म के अंदर से वाइट लाइट पास करती है तो वो अपने डिफरेंट कलर्स में बिखर जाती है। और वैसे देखो जो रेनबो वगैरह होता है, तो देखो रेनबो के केस में देखो प्रिज्म तो हमने रखा नहीं होता अब आसमान में, है ना। ऐसा तो हमने नहीं ना किया होता कि ग्लास का प्रिज्म ऊपर लटकाया होगा तो तब लाइट आएगी और हमें 7 कलर दिखें। तो रेनबो में क्या होता है, आपको 7 कलर दिखते हैं। लेकिन देखो रेनबो के केस में होता है जो रेन ड्रॉप्स होती हैं, रेन ड्रॉप्स होती हैं, तो जब लाइट रेन ड्रॉप के अंदर जाती है तब भी ये मतलब कलर्स अपने डिफरेंट कलर्स में बिखर जाती है और फिर ये रिफ्लेक्ट होके वापस आती है ग्राउंड पे। तो जहाँ से हम देख रहे होते हैं तो हमें इसके भी 7 कलर दिखते हैं। तो देखो जो रेनबो भी हमें इसी वजह से दिखता है। और जो वाइट लाइट ये तो हमने देख ही लिया कि जब वो प्रिज्म से पास करती है तो ये मतलब अपने 7 रंगों में बिखर जाती है और इसी को हम बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। रेनबो भी हमें लगभग इसी फिनोमिना से देखने को मिलता है। देखो जब लाइट यहाँ से इंसिडेंट रे थी, ये वाइट लाइट थी, तो ये जहाँ से अंदर गई तो देखो ये अब पहले तो हवा में तो ऐसा नहीं ना होता कि डिफरेंट कलर्स में बिखर जाती है, लेकिन देखो जब वाटर में गई, जब यहाँ पे ग्लास में गई थी तब बिखरी थी, और जब यहाँ पे वाटर के अंदर जाएगी तब ये अपने 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी। और इसी वजह से हमें रेनबो के 7 कलर दिखाए जाते हैं, दिखाई देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।